अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल से 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम की कौंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे। इस समिट में बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना और रशिया के वज़राए आज़म अपने मुल्क के वफूद की सरबराही कर रहे हैं, जबकि इंडियन वज़ीर ख़ारजा उसके अलावा वो भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ करेंगे, जबकि तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स राशिद मीरदोफ अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। SCO की बात की जाए तो ये एक इलाकाई तंजीम है जिसकी बुनियाद 2001 में चाइना और रशिया ने रखी। उसके बाद 2001 में चाइना, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं ने उसको बाकायदा कायम किया। ये तमाम ममालिक शंघाई 5 के अरकान थे। पाकिस्तान 2005 से 17 तक इस तंजीम का ऑब्जर्वर रुकन रहा और फिर जुलाई 2017 में उसे बाज़ाब्ता तौर पर SCO में शामिल किया गया। और अब SCO के 10 रुकन ममालिक में चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल है। इसके अलावा मजीद 16 ममालिक जो हैं वो मुबस्सिर या डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर भी इस तंजीम से वाबस्ता है। तंजीम का आगाज़ एक यूरेशियाई सिक्योरिटी तंजीम के तौर पर हुआ, जिसका मकसद रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग देना था। बाद अज़ान तंजीम ने अपना दायरे-कार को वसी किया और अब SCO की तवज्जो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, मशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जैसे मुश्तरका मसाइल पर भी मुश्तमिल है। चीन, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक की वजह से ये तंजीम दुनिया की कुल आबादी के 40% का एक फोरम है, जबकि ये तंजीम GDP का तकरीबन 32% हिस्सा रखती है। पाकिस्तान में समिट कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी माशी पेशरफ्त के लिए भी अहम समझा जा रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में SCO के स्ट्रक्चर और बजट पर बात होगी, लेकिन ज़्यादा फोकस माशी उमूर, तिजारत और कनेक्टिविटी पर रहेगा। इस समिट में शिरकत के लिए रशिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये किसी भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा है और आज पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों का तबादला भी हुआ, जबकि पाकिस्तान और चाइना के प्राइम मिनिस्टर्स ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने मिलकर काम करने के अज़म का इजहार भी किया। First of all, on behalf of the Chinese government, I'd like to extend warm congratulations on the completion of the new Gwadar International Airport and pay high tribute to both Chinese and Pakistani workers. I would also like to express heartfelt thanks to friends from all sectors of the Pakistani society for your care and support for this project. Looking into the future, China will continue to work hand in hand with our intimate Pakistani friends and accelerate the building of a closer China-Pakistan community with a shared future for the new era and deliver greater benefits to people of both countries. We have had very comprehensive discussions during our two sessions today, and without going into any kind of repetition, let me, from the core of my heart, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. दूसरी जानिब इस समिट में इंडियन वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर भारत की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान आएंगे। 2015 के बाद किसी भी इंडियन वज़ीर ख़ारजा की ये पहली बार पाकिस्तान आमद होगी। दोनों ममालिक की जो सिफारती तारीख़ है उसका पहला और मुनफरिद वाक़या होगा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में उनके हाई कमिश्नर का अहम सिफारती मनसब अभी खाली है। ऐसे मौके पर सबसे बड़ा सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या इस इजलास के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दो तरफा ताल्लुकात में जो सर्द महरी है उसमें थोड़ी बहुत कमी भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने पहले ही कह दिया कि दो तरफा मामलात पर बातचीत वो नहीं करेंगे और दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने भी ये वाज़े किया है कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा से कोई साइड लाइन मीटिंग भी नहीं होगी। और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है नाज़रीन जब मिड ईस्ट की जो सिचुएशन है, कशीदगी की सूरत हाल है वहाँ पर, दूसरी जानिब यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामलात हैं, जंग वहाँ पर भी जारी है और इन तनाज़ात में बराह रास्त या बिलवास्ता ईरान और रशिया भी शामिल हैं जो SCO में कॉन्फ्रेंस के रुकन भी हैं। इस प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ कोई क्या सख्त मौक़िफ़ भी आ सकता है या रशिया और यूक्रेन तनाज़े पर SCO के रुकन ममालिक रूस की मुकम्मल हिमायत का क्या ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान इंतहाई अहम वक्त में SCO की मेज़बानी कर रहा है। इजलास के रोज़ ही
दूसरी जानिब PTI की जानिब से एक दफ़ा फिर डी चौक पर एहतजाज की कॉल भी दी गई है। PTI ने अपने इस एहतजाज को बानी PTI से मुलाकात के साथ मशरूत किया था कि अगर हुकूमत बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे तो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने PTI का अभी तक ये मुतालबा नहीं माना और PTI पंजाब के सदर अमाद अजहर ने कुछ देर पहले एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इस एहतजाज की क़यादत वो खुद करेंगे। PTI के तमाम टिकट होल्डर्स और ओहदेदार 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे और जो नहीं पहुंचेगा वो उस दिन के बाद ओहदेदार नहीं रहेगा। PTI के इस एहतजाज पर जहां दीगर सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं, वहीं पार्टी के अंदर से भी कुछ रहनुमा इस एहतजाज को मुअख्खर करने के हक में हैं। SCO समिट और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हर साल तो ये इजलास होता रहता है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो कॉन्फ्रेंस SCO की गवर्नमेंट की इस्लामाबाद में होने जा रही है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना एक मुकाम हासिल करना है और रीजन में कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी को फरोग देना है, ये उसकी अक्कासी करती है। और पाकिस्तान इस वक्त SCO की हेड ऑफ गवर्नमेंट का चेयर है और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्कद की जा रही है। और आप जिस तरह से जानते हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पिछले कई साल में पाकिस्तान ने कोशिश की है कि अपने हमसाया ममालिक के साथ, अपने रीजन के साथ कनेक्टिविटी और ट्रेड को फरोग दे। इसी तरह से हमारी वो ख्वाहिश रही है कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स सक्सीड हों। आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बनने जा रहा है। तो ये सारी उसकी कड़ी है जो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह 2 साल में SCO के हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग भी चेयर करेगा और ये SCO में हमारी एंट्री के बाद पहली इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देखिए, SCO के तो बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने भी अहदाफ होंगे मुमताज साहिबा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनके पाकिस्तान हमारे अहदाफ क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं समिट से? देखिए, एक तो हमें ये जानना चाहिए कि जो SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान एक अहम रुकन है, उसकी कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। तो कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है उसमें जो एलानिया बाहर आएगा वो तमाम मुल्कों के मिलकर कंसेंसस से वो डेवलप होगा। इसी तरह से उसका एजेंडा भी तमाम मुल्कों ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि एज ए चेयर अपना रोल अदा करे ताकि जो वहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कंसेंसस डेवलप हो तमाम इश्यूज के पर, और हमारा एलानिया बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बाहर आए एज चेयर। ये पाकिस्तान का रोल है कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आएंगी बाहर और एलानिया है उस पे ये SCO का एक कंसेंसस हो और इस पे पाकिस्तान अपनी भरपूर एफर्ट्स कर रहा है। इसी से तनाजुर में अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ SCO की मीटिंग आज खत्म हुई है। वो उन लोगों ने निगोशिएट कर रहे थे ये डॉक्यूमेंट जो अभी बाहर आएगा कॉन्फ्रेंस के बाद। और आप जानते होंगे सितंबर में हमारे मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स की भी एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, उसका भी एलानिया आया था, वो भी इनपुट है टू दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की एफर्ट है कि ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं ऑफ कोऑपरेशन ये इस एलानिया में आए और पाकिस्तान एज ए चेयर अपना रोल अदा करे। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में रशिया और चाइनीज के प्राइम मिनिस्टर्स भी शरीक हैं, तो पाकिस्तान के लिए इस हवाले से क्या कुछ MOUs कौन से साइन होंगे, किस इनके इम्कानात कितने हैं? देखिए, ये आपको जिस तरह से मैं हाईलाइट करूंगी, ये एक बायलैटरल कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो वो एजेंडा है जो जिस पर तमाम ममालिक का कंसेंसस हो। और इसके अलावा आप जिस तरह जानते हैं कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर का एक बायलैटरल विजिट भी इस वक्त जारी है
और उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ममालिक मिलकर एक लॉन्ग एजेंडा के तहत अपने इकोनॉमिक मामलात पर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और वो भी जल्द अनाउंस हो जाएंगे। और यही चीज रशिया एंड अदर कंट्रीज के साथ जो हमारी बायलैटरल गुफ्तगू होगी उसमें हम बायलैटरल प्रोजेक्ट से बात करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर एससीओ में मल्टीलैटरल एजेंडा को फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पर है, उन्होंने एक बात कह दी है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात नहीं होगी और साइड लाइंस पर पाकिस्तान ने यह कहा है कि कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है इसके अलावा भी पाकिस्तान भारत के दरमियान जो सदमहरी है? नहीं जी, इस तरह की कोई मीटिंग अभी प्लान नहीं है। मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इसी एससीओ समिट पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एससीओ एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। 6 ममालिक के कम अज़ कम सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, कल से उसका आगाज़ हो रहा है। ब्रेक से पहले दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, एक बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में एससीओ, उसमें रशियन प्राइम मिनिस्टर का आना, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का आना, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को हाल ही में बेल आउट भी किया गया है। एक तो इससे ऑप्टिक्स रीजनली और ग्लोबली क्या सेट हो रही हैं और हमें कितना कुछ जो है इन ऑप्टिक्स से इकोनॉमिकली स्पीकिंग कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, ये एससीओ जो है एक रीजनल फोरम है जी। इसकी मीटिंग्स हर साल होती रहती हैं बाय रोटेशन। तो इसका आपकी अंदरूनी ताल्लुकात से, आपकी मईशत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बहरहाल एक कॉन्फिडेंस है कि लोग यहाँ पर आए हैं, हमारा एक जो ऑप्टिक्स हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के, उस पर कुछ आपको मदद मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा रीड करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है, लेकिन यकीनन आप दुनिया के मीडिया में आएगा जी पाकिस्तान में एक एससीओ की मीटिंग हुई है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। मतलब ऑप्टिक्स की हद तक आप समझते हैं कि एक अच्छा इवेंट है और यहाँ कोई बायलैटरल बात होती नहीं है, यहाँ रीजनल बात होती है, रीजनल कोऑपरेशन की बात होती है। ठीक। अच्छा भाई साहब, दूसरा ये बताइएगा कि इसमें ऑब्वियसली रशियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, रशिया यूक्रेन का भी एक तनाज़ा है, फिर उसमें ईरानियंस भी आ रहे हैं, ईरान और इसराइल का भी एक तनाज़ा जो है वो है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ग्लोबल मीडिया की क्या नज़र होगी एससीओ पर अगर इन दो मामलात पर बात होती है? तो देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एससीओ के एजेंडे पर हैं, मुझे पूरा इल्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल वो होंगे, लेकिन यूनिलैटरली कोई मुल्क भी बात कर सकता है अपनी तकरीर में, हर एक को मौका मिलता है वहाँ पर, तो बात कर सकते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन इशू पर बात कर सकता है, ईरान गाज़ा के बारे में बात कर सकता है, जो हुआ है मिडल ईस्ट में, उसमें बात कर सकता है, दीगर वाले भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए वो अवेलेबल रहते ही वो बात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई डिस्कशन या इस पर कोई एलामिया वहाँ से जारी होगा। ठीक। अच्छा भाई साहब, इसका ज़्यादातर फोकस जो कि दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने हमें बताया कि वो माशी उमूर पर होगा, तिजारत पर होगा, इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशिया से ज़्यादा हो, जिस वक्त अभी कनेक्टिविटी दो तरफा होती है। आपको कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए कनेक्टिविटी देनी भी पड़ती है। तो चूँकि हमने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, कोई ट्रेड इंडिया के साथ नहीं हो सकता, अफ़गानिस्तान से भी गुज़रना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो एक काफ़ी पेचीदा मसला है हमारे लिए। इस पर हमें एक बहैसियत एक मुल्क या एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इंडिया को एक्सेस देना चाहते हैं, फ्री एक्सेस टू अदर मार्केट्स, टू द वेस्ट, फिर आपको टू द ईस्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है, या ट्रांजिट ट्रेड से क्या पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, ये मिलेगा। इसको प्योरली मेरा ख्याल है एक हमें नेशनल इशू के तौर पर इसको डील करना चाहिए। हम इसको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से डील करते रहे हैं। हमने कभी बॉर्डर ट्रेड की है, कभी हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो हमने इंपोर्ट कर दिया इंडिया से,
उनको पड़ गई, उन्होंने हमसे इम्पोर्ट कर लिया एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लेकिन कोई ऐसी ट्रेड नहीं है, फिर वहाँ से ट्रेड की इजाज़त नहीं है उनकी, उनका सामान जा नहीं सकता। तो बहरहाल ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप हो जाते हैं। जब आप बंद रखेंगे तो फिर आप उस जो ट्रांजिट ट्रेड का जो फ़ायदे होते हैं, और वो जो कैलकुलेशन मैंने देखी हैं वो कई बिलियन डॉलर के फ़ायदे हैं, उससे आप नहीं, वो आपको नहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब, आपका एक सेंटेंस है कि जी कनेक्टिविटी के लिए हमें खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसमें देखें इस वक्त ईरान के साथ हमारा उस तरह का ट्रेड नहीं है, जिनमें उनकी सैंक्शंस भी हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो टेंशन है वो मामला भी हैं। अफगानिस्तान के साथ भी यही मामला है, इंडिया के साथ भी यही मामला है। अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि इवन साइड लाइन्स पर भी कोई बायलैटरल मामला पर बात नहीं होगी। तो हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं उसमें फिर आप इंडिया को तो आउट नहीं रख सकते। नहीं, देखिए SCO तो रीजनल कनेक्टिविटी की बात करेगा जी, तो यकीनन वहाँ पे आप पे प्रेशर आएगा कि आप भी ओपन अप करें। तो ये हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसे डील करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक नेशनल इशू है, इस पर डिबेट कराकर फैसला कर दें। ये तरमीम वगैरह पे ज़रा थोड़ा काम करें और इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करें। ऊपर गई, नीचे आई, लेफ्ट गई, राइट गई जी। तो इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि नेशनल इशू है, सिक्योरिटी से लिंक्ड है, कश्मीर से लिंक्ड है, हमने क्या करना है इसका फैसला कर लें। लेकिन ये फैसले इसलिए भी ज़रूरी हैं भाई साहब कि अब हमें, ठीक है सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स अभी आए थोड़े बहुत इंडिकेटर्स तो हमारे ठीक आना शुरू हुए हैं, लेकिन जब तक ये इशू हम हल नहीं करेंगे तो हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस इकोनॉमी के लिए नहीं ला सकते। जी, लेकिन देखिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है ना, ये कश्मीर के मामले से लिंक्ड है, जो कश्मीर के रेजोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू UN जो करारदादे हैं। तो इसलिए इसका एक आपको नेशनल कंसेंसस चाहिए कि ये पॉलिटिकल इशू ना बन जाए, तमाम जमातें इस पर एग्री करें या ना करें, जो भी करना है इस पर, इसलिए कौमी असम्बली इसलिए होती है, थोड़े दिन गाली गलोच ना करें एक दूसरे की, ये मुल्क की बात कर लें कि हमने क्या करना है। क्योंकि आप इस दुनिया में आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप आइसोलेट दूसरों को करने की कोशिश करेंगे, आप खुद आइसोलेट हो जाते हैं। अच्छा, ये भाई साहब आगे अगर बढ़े थोड़ा सा, तो PTI ने कल एहतजाज का ऐलान भी किया है, जिस पर पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है, मुख्तलिफ पार्टियां भी तनकीद कर रही हैं। एहतजाज उनका जमहूरी हक है, बिल्कुल करें, लास्ट वीक भी वो आए थे, लेकिन क्या ऐसे मौक़ों पे सियासी एहतजाज जो है वो सूट करता है पाकिस्तान के? एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन उस पर भी कुछ जिम्मेवारियाँ भी आपकी आती हैं ना। तो कल एहतजाज करना मेरे समझ में आपका जमहूरी हक नहीं है। इस्लामाबाद में आप पेशावर में कर ले, लाहौर में कर ले, कराची में कर ले, इस्लामाबाद में आप देखें अब हमें तकरीबन सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है, जब इतने मुल्क के, और इस्लामाबाद छोटा शहर है, तो आपको पूरा शहर तकरीबन 3 दिन की छुट्टी आपने की है कॉन्फ्रेंस होल्ड करने के लिए। तो जहाँ पर पूरा दारुल हुकूमत बंद है, आप वहाँ पर आके डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए कि भाई मीटिंग नहीं हुई खान साहब से, तो भाई यार मीटिंग हुकूमत करा दे, मीटिंग बात ख़त्म हो जाए। मीटिंग के पहले भी कराते रहे, सुबह 7 बजे भी स्वाति साहब की मीटिंग कराई थी। तो थोड़ी दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स होती रही हैं जी, गैर जिम्मेदारी दोनों तरफ से ही बढ़ती जा रही है। लेकिन कल मतलब आपके जवाब से ये अखज़ किया जा सकता है कि उनको कम से कम कल के दिन तक, जब तक SCO का, जब तक आपके मेहमान आए हैं, आपके घर मेहमान आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक। अब भाई साहब आखिर में 60 सेकंड्स मेरे पास रह गए हैं। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, क्या हम 6 महीने पहले जो हमारी सिचुएशन थी, जब वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्या इस वक्त मामला थोड़े बहुत आपको बेहतरी के आसार थोड़े बहुत नज़र आए हैं? देखिए, आप IMF प्रोग्राम में गए हैं, आपने कंडीशनलिटीज़ मीट की हैं, आपने अवाम पे बेपनाह बोझ डाला है, तो वो आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आपने प्रोग्रेस तो कोई नहीं की ना। आपकी कौन सी हुकूमत की पॉलिसी है जो मुल्क को तरक्की देगी? आज सारी बात इतनी है, तेल की कीमत गिर गई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट से भी प्रेशर हट जाता है, जब भी तेल की कीमत गिरती है आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। ये सारी बात हुई है आज तक पाकिस्तान में। हम वो मुल्क हैं जो कंडीशनलिटीज़ मीट करने पर और IMF के पैसे रिलीज़ करने पर हम यहाँ पर मुबारकबाद देते थे, खुशी मनाते हैं। और IMF ने क्या कहा है आपके बारे में, ये भी आपने सुना है
उन्होंने मज़ीद कहा कि जी एग्रीकल्चर को ये करना पड़ेगा, टेक्सटाइल को ये करना पड़ेगा, आप अभी भी स्ट्रेस में है, आपकी कंडीशनलिटीज मीट नहीं कर रही, आप पे अनट्रस्टवर्दी होने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। ये बड़ी सीरियस बातें हैं। तो आज पॉलिसीज़ दें कि मुल्क आगे चले, और मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, मुल्क आपका सियासी इंतशार होगा तो नहीं आगे चलेगा, और जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा। ये दो बुनियादी बातें हैं, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। कमर जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी तरामीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में आज भी डेडलॉक बरकरार है। कमेटी का 7वां इजलास भी बगैर किसी नतीजे खत्म हुआ, जबकि कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह ने ज़ैली कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ को यह बताया कि तमाम सियासी जुमातों का मुतफ़िका ड्राफ्ट खुसूसी कमेटी के 17 अक्टूबर को होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। इससे पहले तमाम सियासी जुमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए कायम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने तरामीम से मुतालिक सिफारिशात की तैयारी के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी। खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र और असद कैसर ने आईनी तरामीम के मामले पर मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा, जिसकी तमाम अराकीन ने मुखालफत की। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के पास अब तक 4 मुख्तलिफ मुसव्वदे आ चुके हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और अवामी नेशनल पार्टी शामिल है। ANP ने वफाक में आईनी अदालत के क़याम की हिमायत, जबकि सूबों में आईनी अदालत के क़याम की मुखालफत की है। ANP ने तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद तमाम सूबों से यकसा होनी चाहिए। ANP ने अपनी तजावीज़ में पुख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पुख्तूनख्वा रखने की भी तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान आईनी तरामीम के मामले पर इत्तेफाक हो चुका है, जबकि जमात इस्लामी ने अगले चीफ जस्टिस की अल्फ-बरदारी तक आईनी तरामीम मुअख्खर करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ने ग्रीन सिग्नल देते हुए ये कहा था कि मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी तरामीम पर काफ़ी हद तक हम-आहंगी पैदा हो चुकी है। लंबी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में जो मसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम-आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि आईनी अदालत के क़याम पर सियासी जुमातों के साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तेफाक़ी राय है। गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मसवदे के 4 सफ़ात मुंसलिक करते हुए अवाम से मुसवदा देकर इस मुतालिक राय देने की इस्तदा की। बिलावल भुट्टो का जो हारी कार्ड की तकसीम थी उस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात की। आप इस निजाम से मुतमिन हो तो शाबाश, फिर मैं ना एक अलिफ पे या फुल स्टॉप कमा भी तब्दील नहीं करता हूं। मगर अगर आप ये बात मानते हो वो इंसाफ के निजाम नहीं, वो नाइंसाफी का निजाम है, तो फिर आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे। कैबिनेट की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के साथ शेयर करने से मुतालिक कोई कानून पेश नहीं कर सके आप लोग। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक पार्लियामेंट और सेनेट में अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतालिक कोई कानून भी नहीं बताया गया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक जब तक मुसवदा कानून ना बन जाए और उस वक्त तक इसको आईनी या गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। कानून को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। आपको याद दिलाते चले कि 2 रोज पहले सिंध हाई कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला ने दरख्वास्त दायर की थी। आपको बताते चले कि नून लीग की हुकूमत गुज़श्ता माह से एक अहम आईनी तरमीम की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। 16 सितंबर को आइन में 26वीं तरमीम के हवाले से इत्तेफाक़ी राय ना होने और हुकूमत को दरकार 2/3 अक्सरियत हासिल ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। कई दिन की कोशिशों के बावजूद भी आईनी पैकेज पर अपोजिशन बिलखुसूस मौलाना को मनाने में नाकामी के बाद तरमीम की मंजूरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर कर दी गई थी। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर ज्वाइन करेंगे हमें आगे चलकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, जबकि PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
आज जो पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी मीटिंग में आप शरीक थे, इस बारे में बताइए कैसी रही वो मीटिंग और क्या तय पाया? देखें, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हर जमात ने तकरीबन अपने अपने मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स दिए थे आईनी तरमीम के। हुकूमत की तरफ से एक ड्राफ्ट आया था, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दूसरा ड्राफ्ट था, MKM की तरफ से भी एक ड्राफ्ट था, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट था, आज एक ANP की तरफ से भी ड्राफ्ट आया। इन सारे ड्राफ्ट्स जो थे उनमें हर ड्राफ्ट में, हर जमात की ड्राफ्ट में मुख्तलिफ किस्म के एक तरह से आइडियाज़ थे और कॉन्सेप्ट थे, लेकिन किसी ने भी बाकायदा तौर पे डिटेल में वो ड्राफ्ट नहीं बनाया था। जनरल ड्राफ्ट थे मेरी नज़र में, और किसी किस्म का नज़र नहीं आता था मुझे कि उन मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स में कोई एक कंसेंसस है। आज भी वही हुआ कि वही ड्राफ्ट्स थे और कोई कंसेंसस नहीं था, बल्कि फिर जिक्र ये हुआ, सबसे पहले तो पूछा गया हुकूमत से कि भाई आपका जो ड्राफ्ट था उसमें लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि शायद आप और मज़ीद अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, तो क्या मज़ीद अमेंडमेंट्स आप लेके आ रहे हैं या नहीं। उस पर हुकूमत का यही जवाब था कि हो सकता है हम ले आएँ, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो हम ले आएंगे, इंस्ट्रक्शंस ना मिली तो हम नहीं लाएंगे। लेकिन वो जवाब से कोई भी पार्टी, कोई भी जो शरीक थे उस मीटिंग में मुतमईन नहीं थे। बहरहाल उसके बाद फिर इशू आया और फैसला ये किया हमने कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें बताया था कि वो मीटिंग कर रहे हैं कराची में पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद उनकी शायद कल मीटिंग है PMLN के साथ, और फिर हमारे साथ वो कुछ शेयर करेंगे 17 को। तो हमने यही रिक्वेस्ट की मीट कमेटी को कि आप 17 तक का इंतज़ार करें, पहले देखें तो सही कि कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा एक डॉक्यूमेंट आता है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि नहीं। हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हमें कि आप फिलहाल जिन शिकों पे आपको इतराज़ नहीं है आप उन शिकों का पे डिस्कस कर लें, लेकिन वो ऑब्वियसली डिस्कशन नहीं हो सकती थी जब तक कि मेजर इशू जो है कि क्या आईनी अदालत बननी भी चाहिए या नहीं, और अगर बननी चाहिए तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, जब तक वो सामने नहीं आएंगी कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। 6 डॉक्यूमेंट्स पे बात करना तो बिल्कुल ही बेकार है। तो यही पोजीशन रही आखिर तक। कमेटी में कोई फैसला नहीं हो सका। यही फिर अल्टीमेटली फैसला हुआ कि 17 तक का इंतज़ार किया जाएगा, और अगर सब कमेटी की मीटिंग हो जाए, जो एक सब कमेटी बनी है लीगल एक्सपर्ट्स की इस कमेटी के तहत, अगर उनकी मीटिंग मुमकिन हुई तो वो भी हो जाएगी। लेकिन बेसिकली तो एक ड्राफ्ट का इंतज़ार है, और हो सकता है कि उस 17 के बाद ही कोई ऐसी बात हो जिस पे कमेटी मीटिंग दोबारा करके कोई आगे प्रोग्रेस कर सके। अच्छा, मौलाना से आज एक बयान आया कि आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक आहमांगी पैदा हो चुकी है। मौलाना साहब की तरफ से तजवीज़ ये भी है कि आईनी अदालत अगर नहीं बनती तो आईनी बेंच बना दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के ताबे हो। क्या PTI आईनी बेंच की हिमायत में है? देखिए, उनका जो पहला ड्राफ्ट आया था जो उन्होंने शेयर किया है, उसमें तो उन्होंने तजवीज़ दी है कि हम आईनी बेंच बनाएंगे, और आईनी बेंच में मेरा ख्याल है कि शायद आईनी तरमीम करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आईनी बेंच तो शायद एक रूल्स या एक आम कानून के तहत भी बन सकेगा। क्योंकि आईनी बेंच का मतलब यह है कि आप एक इसी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना देते हैं, तो उसमें उसके ऊपर तो बातचीत हो सकती है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि अल्टीमेटली क्या एक ड्राफ्ट आता है सामने, क्या वो आईनी बेंच का है या वो आईनी अदालत का है। अगर आईनी बेंच का है फिर भी कुछ आपको डिटेल्स पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आईनी बेंच का तो मतलब यही हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं जज साहिबान, सीनियर मोस्ट जो 5 जज साहिबान हों, उनको बट कहा जाए कि अगर आईनी मामला होगा तो ये 5 सीनियर मोस्ट जो भी हुए वो सुन सकते हैं। तो उसमें तो ये तो एक प्रोसीजरल बात है, उस पर तो गुफ्तगू की जा सकती है मेरी नज़र में। लेकिन अगर आपने आईनी अदालत बनानी है फिर बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ये है इस कमेटी में
कि अभी तक 6 ड्राफ्ट्स या 5 ड्राफ्ट्स चल रहे हैं और अभी तक कंसेंसस ये नहीं हो सका कि किस ड्राफ्ट के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि 17 के बाद ही शायद ये वजाहत हो। एक बार मौलाना साहब कोई एक ड्राफ्ट जो कह रहे हैं कि शायद उस पर उनकी बात हो रही है, जब वो हमारे से बात करेंगे तो हम फिर उसके ऊपर आगे अपना मौका तो सर मौलाना आपसे ड्राफ्ट शेयर किया, उस पर आपका इख्तिलाफ किन नुकात पर है, अगर शेयर कीजिएगा तो। देखें, अभी तो जो मौलाना साहब का ड्राफ्ट है वो तो मैंने जिस तरह बताया उसमें तो सिर्फ बेंचेस का इशू था, उसमें जहां तक जुडिशल पैकेज का उसमें ताल्लुक है। बाकी उनकी और भी कुछ शिके हैं जिसपे किसी किस्म की बहस नहीं हुई, ना हमने कोई उस पर गौर व फिक्र किया है। लेकिन जहां तक जुडिशल पैकेज का उनकी जो अमेंडमेंट है या ड्राफ्ट है, उसमें जहां तक जुडिशल पैकेज का ताल्लुक है वो तो लिमिटेड अगर उस तक है बेंच बनाने तक, तो उस पर हम उनसे बात करेंगे कि अगर बेंच बनाना है तो बेंच फिर हम उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए शायद आईनी तरमीम की भी आपको ज़रूरत ना पड़े अल्टीमेटली। वो शायद आम कानून के जरिए भी हो सकता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स की बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत सारी, उस पर किसी किस्म की डिस्कशन अभी तक मौलाना साहब से हमारी नहीं हुई। इसलिए पता नहीं वो जो फाइनल ड्राफ्ट आता है उसमें वो वाली शिकें हैं या नहीं है, वो जब आएगा तो बता सकेंगे। अभी जिस तरह मैंने कहा कि ये एक ड्राफ्ट स्टेज ही है जिसमें 6 ड्राफ्ट्स हैं और मौलाना साहब का भी ड्राफ्ट अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, उसको कोई उन्होंने हतमी शक्ल नहीं दी। अच्छा, जो पार्लिमानी ने सब कमेटी बनाई उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी भी है, उसमें बाकी तमाम जमातों की नुमाइंदगी भी है, सबके ड्राफ्ट वहाँ शेयर हो चुके हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि अगले 2 दिन में 17 से पहले मीटिंग अगर हो जाती है उसमें कोई इत्तेफाक राय मुमकिन है? जी देखिए, सब कमेटी का इख्तियार जो है वो है ड्राफ्टिंग की हद तक। जो सियासी पहलू है, जो पहले फैसला करना है, प्रिंसिपल यानी असूली फैसले जो करने हैं वो पहले होंगे, तो फिर एक्चुअली ड्राफ्ट के कॉमा कहाँ डालना है, एंड कहाँ है और कहाँ है, और उसके अल्फाज क्या होने चाहिए और उसकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, वो फिर सब कमेटी उसकी ड्राफ्टिंग में कर सकती है। लेकिन सब कमेटी यानी उल्टा नहीं हो सकता कि सब कमेटी पहले फैसला करे और फिर वो बाकी जमातें उस पर आमादगी करें अपना नेशनल लेवल पे। तो पहले नेशनल लेवल पे फैसले होंगे, फिर सब कमेटी अपना काम कर सकेगी डिटेल्स का। तो ये पोजीशन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर आप पहली मीटिंग को देखें और आज की मीटिंग को देखें तो सिवाय मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स के शेयर करने के और कोई उसमें मजीद कार्रवाई नहीं हुई। इस कमेटी में गुफ्तगू बहुत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज ने अपना जो ड्राफ्ट शेयर किया उसमें दीगर तजावीज़ के साथ एक तजवीज़ खैबर पुख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके सिर्फ पुख्तूनख्वा रखने की भी एक तजवीज़ है। पीटीआई क्या इसकी हिमायत करेगी? जी देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपने एग्जाम्पल दिया, हर जमात ने अपनी ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई है। हमारी भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे दिमाग में हैं जो एक आईनी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो 99% अमेंडमेंट्स हैं वो लोगों के बुनियादी हकूक को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनको आज़ाद भी लेकिन साथ अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के हैं, और इलेक्शन के प्रोसेसेस को और मजबूत करने के हैं, और जुडिशरी को और आज़ाद और लेकिन जुडिशरी को भी अकाउंटेबल करने के तजावीज़ हैं। तो हमारा पैकेज जब आएगा तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली लोगों के बुनियादी हकूक, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, तकरीर की आज़ादी, एहतजाज की आज़ादी, इनको मजबूत करने की बातें। जो गलतियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्व सीट्स के मामले में, यहाँ जो गलतियां की हैं जजमेंट दे के, अभी आर्टिकल 17 की जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही डिफेक्शन 63A के आर्टिकल 63A के केस में, उसको वापस बेहतर लाने की, ये जो लोटाक्रेसी है जो उसको बंद करने की, उसको ख़त्म करने की, इस किस्म की अमेंडमेंट फिर हमारी बहुत सारी हैं। और उसमें जिस तरह 18वीं तरमीम में लगे थे 9 महीने, हो सकता है इसमें चंद माह लग जाए,
लेकिन हमारी जब अमेंडमेंट आएगी तो वो बेसिकली उसका टारगेट सिर्फ जुडिशरी, जिस तरह ये अमेंडमेंट सिर्फ जुडिशरी का टारगेट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ जुडिशरी को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों की हकूक को बेहतर करने के लिए हम अमेंडमेंट। सेनेटर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी तरामीम के मामले पर ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर की तफसीरी गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, तमाम जो जमातें उनका मुतफिका ड्राफ्ट खुसूसी कमेटी के सामने अब 17 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। पीटीआई का ड्राफ्ट भी उसमें शामिल होगा। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई से भी इस मामले पर इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है? देखिए, अगर तो पीटीआई इस ख्याल से और इस जज्बे से आए तो ये बड़ा काबिल तहसीन जज्बा होगा कि जो जायज़ बातें हैं, जो दुरुस्त हैं, जिस पे अक्सरियत का इत्तेफाक है, क्योंकि कानून और आइन की रूह अक्सरियत के इत्तेफाक से मुताल्लिक होती है, तो उसके साथ वो इत्तेफाक कर लें। उसमें कुछ उनकी राह को भी अक्सरियत को मानना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये काबिल तहसीन बात होगी, आसान कदम होगा। मैं समझता हूँ अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में आइन और कानून का जो बनना है या उसमें जो तरामीम है, अगर वो इस रंग में हो कि उस पर इत्तेफाक राय हो तो उसका वाइडर एक्सेप्टेंस होती है, उसके इख्तलाफ कम होते हैं, और ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मौलाना साहब ने आज अच्छी स्टेटमेंट की कि जी तरमीम पर काफ़ी हद तक अमांगी पैदा हो चुकी है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये भी है कि जी आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ आईनी अदालत ही बननी चाहिए। अगर मौलाना नहीं माने तो फिर मौलाना के साथ आप आईनी बेंच पर मान जाएंगे? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब अगर देता हूँ तो अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर तो तज़ाद शुरू हो जाएगा। तो क्यों हम एक ऐसे मफरूज़े पे खड़े हो जाएं और उस पर सवाल और जवाब करें जिससे कोई तलखी पैदा होने का इम्कान हो। इस वक्त पहले ही हमारे सियासी माहौल में बहुत तलखी है, और मेरे किसी बयान को वजह बना के उस तलखी को और बढ़ा दिया जाए, ये मुनासिब नहीं होगा। तो मैं इस सवाल को फिलहाल समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी चंद दिनों में, आज 14 तारीख हो गई है, 15, 16 2 दिन है, 17 को इंशाल्लाह ड्राफ्ट आ जाएगा। फिर इस पे एएनपी के ड्राफ्ट पे उनकी एक तजवीज़ ये है कि खैबर पुख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके पुख्तूनख्वा कर लिया जाए, क्योंकि कोई उसे केपी बुलाता है, कोई केपी के बुलाता है। और अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसका एएनपी उनको क्रेडिट देती है कि हमारे सूबे का नाम तब्दील किया गया। तो क्या पीपल्स पार्टी करेगी अगर ये तजवीज़ आई तो? देखिए, जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम रखा जा रहा था तो उस पर बड़ी तवील मुबाहिसा था। कई जमातें उसके साथ इख्तलाफ रखती थी, कुछ जमातों का इत्तेफाक था। और ये बात दुरुस्त है कि जो अपने है एएनपी ने इसका तहर्रुक किया। उनका ये शुरू से मुतालबा था, जायज़ मुतालबा था कि बाकी सूबों के नाम उनकी कौमियतों के नाम पे हैं, तो हमारे सूबे का नाम क्यों ना रखा जाए। इसीलिए फिर ये भी एक सवाल उठा कि हजारा सूबे का नारा जो है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। हजारा भी एक शनाख्त है, तो फिर क्या किया जाए। उसके लिए फिर इत्तेफाक से ये तय किया गया कि इस नाम को खैबर और पख्तूनख्वा दोनों का साथ शामिल कर लिया जाए, ताकि ये कोई तजाद जो है ये ना पैदा हो पाए। इस सोच के तहत इसको रखा गया और सबने इसको कबूल किया। अब मेरा ख्याल है कि अगर एएनपी का ये मुतालबा है तो जो ओरिजिनल वो मुतालबा कर रहे थे कि पख्तूनख्वा ही नाम रखा जाए, क्योंकि पश्तो स्पीकिंग पख्तूनख्वा कहा जाता है ना, कि पश्तो स्पीकिंग लोगों का इलाका या वो कौम, वरना तो उसमें बहुत सारी कौमें और हैं। पश्तून तो सारे पश्तून तो नहीं है, बहुत सारे सराइकी हैं, हजारा में यहाँ और हिंद को बोलने वाले या बाकी ज़बानें बोलने वाले लोग बसते हैं। तो इस मामले को उस वक्त एड्रेस किया गया था। मेरा ख्याल है आप भी इसको तदब्बर और हिकमत से एड्रेस कर। अच्छा, कल एक प्रोटेस्ट हुआ जिस पर पुलिस तशद्दुद की जो वीडियोस हैं ख़वातीन से स्पेशली वो वायरल हुई और काफ़ी तनकीद हुई सिंध गवर्नमेंट पर। शहरी रहमान साहबा ने उस पर माफ़ी भी मांगी। क्या मिस हैंडलिंग हुई? नॉर्मली तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी एक माजी है, एक पहचान है। लेकिन एक बात तो आदिल हमें देखनी चाहिए कि ये जो
किसी जगह पे क्राउड हैंडलिंग होती है, ये तो मौके पे मौजूद पुलिस फोर्स वहाँ पे जो बैठा हुआ इंचार्ज अफसर होता है, ये तो उसका अपना एक फैसला होता है। और दूसरा, किसी वक्त स्पॉन्टेनियसली अगर एक तरफ से कोई तशद्दुद वाला को पथराव हो गया, किसी पुलिस के जवान को किसी ने लाठी मार दी, किसी के साथ कोई ज्यादती कर दी, तो उसके जवाब में एक नेचुरल रिएक्शन हो जाता है। और कई दफा हमारे साथ होता रहा, हमारे हाथों भी होता रहा कि किसी जगह पे एहतजाज हो रहा है, हम लोग एहतजाज में हैं और कोई पुलिस वाले एक दो काबू आ गए, बड़े गुस्से में होते हैं लोग, आंसू गैस चल रही होती है, पुलिस रोके हुए है, एजिटेशन का मूड है, और उसके बाद फिर उसने किसी से इख्तलाफ हो गया, उन्होंने भी लाठियां लगा दी 2-4, इधर से अगर काबू आ गए पुलिस वाले तो उन्होंने भी उनकी वर्दियां फाड़ दी, उनको थोड़ी बहुत घंटी लगा दी। तो जब ये होता है तो फिर जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है जिसके पास वायलेंस का इख्तियार होता है, फिर वो मौके पे अपने रिएक्शन करती है, जो काबिल अफसोस है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी इंसान ही होते हैं। तो उसको कभी भी जो जमातें हैं या हुकूमत है, ये उनकी पॉलिसी नहीं कहना चाहिए। हाँ, हैंडलिंग के हवाले से अब ये देखिए ना, अगर एक एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाज में कोई इंटीरियर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या आईजी खुद तो मौके को मॉनिटर हर वक्त नहीं कर रहे होंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ जो प्रॉपर रिएक्शन है वो आना चाहिए गवर्नमेंट का। और जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने गलती की है, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर गलती नहीं, कोई स्पॉन्टेनियस हुआ है तो दरगुजर, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं हो सकती, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात ऐसा करने की कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, कल SCO का समिट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और तकरीबन 6-7 सरबराहान मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म उनमें शामिल हैं, बाकी भी 4-5 ममालिक के डेलीगेशंस हैं। कल से उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है और कल हम डॉन न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं उसकी मेज़बानी करूंगा, हमारे साथ रहिएगा कल तकरीबन 1 और 3 बजे के दरमियान, और उसके बाद अपने शो में भी SCO पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।